मथुरा वृंदावन नगर निगम से भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने किया नामांकन। साथ में मौजूद रहे प्रभारी मंत्री संदीप सिंह, मथुरा सांसद हेमा मालिनी और एमएलसी ओम प्रकाश सिंह। मुजफ्फरनगर नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप ने कोर्ट परिसर पहुंचकर किया नामांकन। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर सहित मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी रहे मौजूद। वाराणसी में भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी अशोक तिवारी ने किया नामांकन। मंत्री दयाशंकर मिश्रा, भारी संख्या में कार्यकर्ता की मौजूदगी। मंत्री दयाशंकर मिश्रा का दावा, इस बार रिकॉर्ड मतों से भाजपा मेयर पद का चुनाव जीते। वाराणसी में आम आदमी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शारदा टंडन ने किया नामांकन। नामांकन के बाद बोली, शहर के स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाऊंगी, साफ सफाई और भ्रष्टाचार पर काम करूंगी। सहारनपुर में बसपा मेयर प्रत्याशी खाजिदा मसूद का नामांकन। खाजिदा मसूद के नामांकन में इमरान मसूद भी रहे मौजूद। भाजपा से टिकट कटने के बाद रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने निर्दलीय के तौर पर गोंडा नगर पालिका से निर्दलीय किया नामांकन। कलेक्ट्रेट में नामांकन के बाद जिले में भाजपा संगठन पर गंभीर आरोप भी लगाए। मुरादाबाद में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी ने कहा, भाजपा की सरकार सभी को साथ लेकर चलती है। मुरादाबाद में भाजपा मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल कलेक्ट्रेट पहुंचे। विनोद अग्रवाल तीसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कहा, इस बार भाजपा ने मुस्लिमों को भी काफी टिकट दिए हैं। अमरोहा में टिकट कटने पर भाजपा नेता ने खाया जहर। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने निजी अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर में सपा ने मेयर प्रत्याशी को बदला। जानिसार अहमद की जगह नूर हसन मलिक बने प्रत्याशी। कानपुर में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी के समर्थन में हो रही बैठक में रोए नेता। मेयर प्रत्याशी आसनी अवस्थी के पति विकास अवस्थी फूट फूट कर रोने लगे। मुजफ्फरनगर में नामांकन के आखिरी दिन सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव पत्नी मीनाक्षी स्वरूप के नामांकन में हुए शामिल। हापुड़ में गंगा नदी में बोट को तेज गति पर मोड़कर स्टंटबाजी करने का वीडियो वायरल। कोतवाली क्षेत्र के ब्रिजघाट गंगा का मामला। बागपत में दबंगों ने रास्ते के बीच खड़ी की दीवार, विरोध करने पर हत्या करने की धमकी। बांदा में माफिया अतीक का हत्याकांड का शूटर लवलेश का परिवार हुआ घर से गायब। बांदा के क्योटरा मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था परिवार। अतीक और अशरफ हत्याकांड के तीनों शूटर्स को लाया गया प्रतापगढ़ जिला कारागार। नैनी जेल में बंद अतीक का बेटा अली को सुरक्षा के मद्देनजर शिफ्ट किया गया। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एनकाउंटर और अतीक की हत्या को लेकर सवाल उठाए हैं। कहा कि प्रदेश में पुलिस और अपराधियों का गठबंधन है। राजीव भरतरी को उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक बनाने के फैसले पर स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। प्रयागराज में अतीक की हत्या के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी की सुरक्षा बढ़ी। उत्तराखंड इंटेलिजेंस ने सुरक्षा को सख्त करने का सुझाव दिया। अतीक अहमद हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल की। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रयागराज हत्याकांड पर कहा, भगवत गीता में कहा गया, जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। सपा नेता आजम खान की तबियत खराब, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुए भर्ती। सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी ने पुलिस आयुक्त से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई। इरफान की पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा, कुछ लोग उनके घर में रेकी कर रहे हैं। आजमगढ़ में जबरन शादी कराने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। ननिहाल में रहने वाली नाबालिग का 12 अप्रैल को हुआ था अपहरण। बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 9 तमंचे कारतूस भी बरामद किए। G20 सम्मेलन की काशी में 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया बैठक का उद्घाटन। मथुरा में वृंदावन पुलिस और एसओजी की टीम के बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बदमाश रिंकू योगेश के पैर में गोली लगी। बदमाशों ने पिछले दिनों महिला श्रद्धालुओं से लूटपाट की थी। गिरफ्तार बदमाशों से तमंचा मिला। कारतूस से चोरी की बाइक भी बरामद। कुशीनगर में वाहन चोर गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एक चोर गिरफ्तार। पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा बरामद किया। मसूरी में लगातार चोरी की घटना से लोगों में गुस्सा। चोरी की 2 घटनाएं हुई एक साथ। बिरयानी की दुकान और पशु चिकित्सालय में चोरी। एक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। श्रावस्ती में चाय बनाते समय घर में आग लग गई। आग की चपेट में आए 2 घर। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया। हापुड़ में कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों का कपड़ा धागा जलकर राख। इटावा में गैस प्लांट के सामने खेतों में लगी भीषण आग। आग लगने से 4 बीघा फसल जलकर हुई खाक। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में वेल्डिंग की दुकान में भयंकर आग। दूसरी दुकान को भी आग ने अपनी चपेट में लिया। लाखों का सामान जलकर रहा। गोंडा के नौवा गांव में खेत में लगी आग। किसानों की 1 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक। वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में चल रहे 7 मुकदमों में एक साथ सुनने का आदेश। 21 अप्रैल से सुने जाएंगे सभी मुकदमे एक साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। एयरपोर्ट में सीएम ने कहा, पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट जल्दी संचालित किया जाएगा। खटीमा में सुरक्षा अनियमितताओं के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। बाईपास पर एनएचआई द्वारा लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर ग्रामीणों ने गुस्सा। खटीमा में तहसीलदार ने प्राइवेट स्कूलों में मारा छापा। महंगी किताबें खरीदने के दबाव बनाने पर शिकायत पर मारा छापा।
अल्मोड़ा में निर्माण कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण। पार्किंग निर्माण, शहर के ड्रेनेज व्यवस्था को जांचा। उत्तराखंड कांग्रेस में चल रहे घमासान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तंज। कहा, कांग्रेस के अंदर आपसी गुटबाजी। पीएल पुनिया, क्या राहुल गांधी भी आ जाए तो गुटबाजी नहीं हो सकती खत्म। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले मौसम बदलने की आशंका। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 18 तारीख की शाम से उत्तराखंड में मौसम बदल जाएगा। चारधाम यात्रा में इस बार भी बन सकता नया रिकॉर्ड। मई जून तक के ऑनलाइन बुकिंग फुल। अब तक 15 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। सिर्फ देहरादून में 51 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटों के अंदर 82 नए मामलों की पुष्टि। हरिद्वार में 20,000 की रिश्वत लेते दारोगा रंगे हाथों गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने दारोगा इंद्रजीत सिंह राणा को रिश्वत लेते पकड़ा। बड़कोट पुलिस ने 2 नाबालिग चोरों को पकड़ा। आरोपियों से करीब 5 लाख का चोरी का माल बरामद। टिहरी में पर्यटन विभाग ने SIV पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। अलग अलग जिलों के करीब 30 ट्रेनी ले रहे हैं कार्यक्रम में हिस्सा। नोएडा स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया नोएडा प्राधिकरण का 48वां स्थापना दिवस। सांसद महेश शर्मा और नोएडा विधायक पंकज सिंह ने किया 333 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। झांसी पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। स्थानीय लोगों, दुकानदारों, सराफा व्यापारियों से संवाद करके सुरक्षा का एहसास भी कराया। देश में डरा रहा है कोरोना। 24 घंटे के अंदर 9,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अब तक देश में 60,000 एक्टिव केसेस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। प्रदेश और देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की। बोले कि इससे सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी। भर्ती घोटाले में बंगाल का तृणमूल विधायक जीवन कृष्ण साहा गिरफ्तार। सीबीआई ने लगाया जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। दिल्ली के टैगोर गार्डन में 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद। बिल्डिंग के बगल में हो रहा था बेसमेंट खोदने का काम। नवी मुंबई में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान गर्मी से 11 लोगों की मौत। कार्यक्रम के दौरान धूप में खड़े रहने से 300 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी। सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। घायलों का सरकारी खर्च पर इलाज किया जाएगा। हादसे पर शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों समेत कई नेता पंडाल में थे और जनता कड़ी धूप में खड़ी रही। ऐसी सरकार को धिक्कार। पिछले 24 घंटों के अंदर दिल्ली में कोरोना के 1,634 नए मामले सामने आए। कोरोना से 3 लोगों की मौत। संक्रमण दर 29%। पश्चिम बंगाल में एक हफ्ते के लिए सभी शैक्षणिक संस्थान बंद। सीएम ममता बनर्जी ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए फैसला लिया। बिहार के गया में दिखा गर्मी का कहर। हीट वेव के चलते परेशान हुए लोग। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एवलांच की चपेट में आई 5 गाड़ियां। बर्फ खिसककर सड़क पर आने से हुआ हादसा। गाड़ी में सवार सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। निकाय की चुनावी पिच पर भाजपा ने बड़ा दांव खेल दिया है और इससे सियासत में हलचल तेज हो गई है। भाजपा की ओर से नगर निकाय चुनावों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज से आने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है। भाजपा ने रामपुर, टांडा और अफजलगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। रामपुर से मुसर्रत मुजीब, टांडा से मेहनाज जहां, बिजनौर की अफजलगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर भाजपा ने खदीजा को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा भाजपा ने 13 नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया। मुरादाबाद की उमरी कला नगर पंचायत में रिजवान अहमद, रामपुर की केमरी नगर पंचायत में जैतून बेगम, नरपत नगर में शाहे आलम खां, संभल की सिरसी नगर पंचायत में कौसर अब्बास, अमरोहा की नौगावा सादात में मुस्लिम खातून, बिजनौर की मंडावर नगर पंचायत में मोहम्मद अजमल को प्रत्याशी बनाया गया है। वार्ड स्तर पर भी भाजपा की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। सहारनपुर नगर निगम में पार्षद के पद पर भाजपा ने 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। मुरादाबाद नगर निगम में 7 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए। प्रयागराज नगर निगम के अटाला वार्ड और दायरा शाह वार्ड में भाजपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। गोरखपुर के गंभीरनाथ वार्ड से भाजपा ने हकीबुन निशा को प्रत्याशी बनाया। मुस्लिम मोर्चे पर भाजपा की इसी रणनीति ने हलचल बढ़ा दी है। और सहारनपुर नगर निगम चुनाव में बसपा ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सहारनपुर में बसपा की महापौर प्रत्याशी खदीजा मसूद ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान बसपा नेता इमरान मसूद समेत बसपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर बसपा नेता इमरान मसूद ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। 2 व्यक्तियों की हत्या हुई है, उनमें से एक पूर्व विधायक था और एक पूर्व सांसद था, और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि हम लोगों की जान को खतरा है, और सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे उत्तर प्रदेश सरकार को। और उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ बची है कि नहीं बची है। आपसे बात करते हुए डर लगता है कि आप में से कौन आ करके हमें सीधे गोली मार दे। हमें तो सबसे पहला डर अब यही होने लगा कि पहचान करके बात की जाए
देख करके बात की जाए। मतलब साफ है कि निकाय चुनाव में बसपा ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को सियासी हथियार बनाने की तैयारी कर ली है। इमरान मसूद के इस बयान को निकाय चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को संदेश देने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सहारनपुर नगर निगम में बसपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में बसपा की हर मुमकिन कोशिश मुस्लिम मतदाताओं की घेराबंदी कर एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने की है, जिससे जीत का रास्ता साफ हो सके। देखिए, पहले चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। आज अलग अलग शहरों में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। लखनऊ में भाजपा की ओर से महापौर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल गाजे बाजे के साथ नामांकन करने पहुंची। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सुषमा खरकवाल ने जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं उनके विश्वास पे क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप? सबका साथ सबका विकास और अपने वरिष्ठ नेताओं के आदेश अनुसार सारा काम करना। इधर मुरादाबाद में भाजपा के महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने ढोल नगाड़ों के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस में नामांकन किया। मुरादाबाद से बसपा प्रत्याशी मोहम्मद यामीन ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। उधर मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रईसुद्दीन नईमी ने चुनाव से पहले ही निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। रईसुद्दीन नईमी का कहना है कि अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हुई तो उनकी जीत पक्की है। जगह जगह अलग अलग समस्याएं हैं। कहीं आपको देखेंगे तो कहीं पानी की सीवर की परेशानी है, तो रोड तोड़ दिए गए हैं सीवर में, वो बनने का नाम नहीं दिए गए हैं। अगर हम मेयर बनेंगे और जनता हमें सहयोग देगी तो इंशाल्लाह हम पूरा विकास का काम करेंगे। गोरखपुर नगर निगम में भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। नामांकन के आखिरी दिन भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। गोरखपुर में भाजपा ने मंगलेश श्रीवास्तव को महापौर प्रत्याशी बनाया, जबकि काजल निषाद पर दाव लगाया है। वाराणसी नगर निगम चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन से पहले टिकट वितरण को लेकर सपा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, तो वहीं मेयर पद से प्रत्याशी ओपी सिंह ने साइकिल से पहुंचकर अपना नामांकन भरा। नगर निकाय चुनाव में नामांकन से पहले पार्षद टिकट वितरण में सपा कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला। सपा के वरिष्ठ नेता और महानगर अध्यक्ष दिलीप डे के साथ कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। वाराणसी में पार्षद टिकट वितरण से सपा कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता नाराज दिखे। जिला संगठन और महानगर संगठन के लोग आमने सामने आ गए हैं। महानगर अध्यक्ष दिलीप डे पर मनमानी तरीके से टिकट वितरण का आरोप लगाया। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पूजा यादव समेत सपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पैसे लेकर भाजपाइयों को टिकट बांटा गया। एक तरफ सपा कार्यकर्ताओं की हंगामे की तस्वीर सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के मेयर पद के प्रत्याशी ओपी सिंह नामांकन स्थल पर साइकिल से पहुंचकर अपना नामांकन किया। वाराणसी की दो तस्वीरों से साफ है कि वाराणसी में सपा संगठन में दो फाड़ हैं। ऐसे में काशी में सपा की साइकिल डगमगाती नजर आ रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। अब तक लाखों श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ये माना जा रहा है कि इस बार चारधाम यात्रा एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। चारधाम यात्रा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी हफ्ते 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर चारधाम यात्रा की तैयारी को पूरा किया जा रहा है। यात्रा शुरू होने में अब 5 दिन का वक्त बचा है। 22 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। व्यवस्थाओं की बात करें तो चारों धामों में हर तरह से व्यवस्थाएं चाकचौबंद की जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह का अंदाजा रजिस्ट्रेशन से लगाया जा सकता है। चारधाम यात्रा के लिए अब तक लगभग 15 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पर्यटन विकास परिषद 24 घंटे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। तकरीबन 15 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आप देखेंगे तो देखिए जो डेटा है कॉल सेंटर की जो वेबसाइट है उस पर 15,04,409 लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा डेटा है यात्रा शुरू होने से पहले, और ये भी माना जा रहा है कि जब यात्रा सीजन की शुरुआत होगी उस वक्त ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। चारधाम यात्रा में ज्यादातर श्रद्धालु मई से जून के महीने में पहुँचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या भी ज्यादा हो जाती है, जिसको लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। बम्पर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ गेस्ट हाउस, होटल की भी बम्पर बुकिंग हो रही है। माना जा रहा है कि इस बार यात्रा से व्यापारियों को भी मोटा मुनाफा होने वाला है। महराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की कानपुर कोर्ट में पेशी हुई। महराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को आगजनी के मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच कानपुर ले जाया गया। अतीक हत्याकांड के बाद प्रशासन अलर्ट है। वकीलों की हड़ताल के चलते बीते 1 महीने से केस में सुनवाई नहीं हो सकी थी। सुनवाई के बाद जब इरफान से अतीक हत्याकांड पर सवाल पूछा गया तो इरफान ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। रात जितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। इरफान सोलंकी की पेशी के दौरान कोर्ट में खास तौर पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। साथ ही पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया। विधायक इरफान सोलंकी की पेशी के दौरान मीडिया पर भी रोक लगा दी गई।
पुलिस ही नहीं, इरफान के परिवार ने भी इरफान की सुरक्षा की मांग की है। इरफान सोलंकी की पत्नी ने सुरक्षा की चिंता को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने सपा विधायक के लिए सुरक्षा की मांग की है। हम लोग बहुत उनके लिए फिक्रमंद थे, बहुत ज्यादा चिंता करते। जब फर्स्ट डे गए थे उस दिन से लेकर आज हमारी एक गाड़ी उनके साथ आती जाती है। कानपुर में जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने इरफान के परिवार की मांग पर सुरक्षा बढ़ाने की बात की। वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी के फीचर रिक्वायर्ड हैं वो हम इनहेंस कर देंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। अतीक अहमद हत्याकांड के बाद इरफान का परिवार खौफ में है। उन्हें इस बात का भी डर है कि इरफान को इसी के लिए जेल से बाहर आना पड़ता है। ऐसे में इरफान की पत्नी ने चिंता जाहिर की और पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। अतीक के वकील विजय मिश्रा ने लिफाफा स्टोरी से इनकार किया है। अतीक अशरफ हत्याकांड पर वकील विजय मिश्रा का बयान, कहा कि न्याय के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, शाइस्ता परवीन को सरेंडर करने के लिए कहेंगे। विजय मिश्रा का यह बयान है, राजनीतिक साजिश भी हो सकती है हत्या की वजह। विजय मिश्रा जी, अशरफ का बयान आपने भी सुना होगा। उस बयान में क्या कुछ कहा गया था, फिर क्यों आप बरेली जेल गए थे, मुलाकात की थी, क्या बातचीत हुई? जी हाँ, जब उनको 28 मार्च को प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था तो उससे पहले उनको पुलिस लाइन इलाहाबाद ले जाया गया था और वहाँ पे किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बचे हो लेकिन 15 दिन निकाल तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। ये बात अशरफ जी ने खुद ही मीडिया से बताई, तो उसके माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई थी। तो उसी के कुछ दिन बाद मैं जिला जेल बरेली गया था और माननीय न्यायालय MP MLA कोर्ट के आदेश के अनुसार वहाँ मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे ये बातें पूछी कि आपने ये मीडिया में बातें कही थी, क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा हाँ, किसी पुलिस अधिकारी ने जो है मुझे धमकी दी है कि इस बार तो बस हो लेकिन 15 दिन में निकाल तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि कौन है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपको नहीं बताएंगे, आप मेरे अधिवक्ता हैं, आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन बंद लिफाफे में ये सारी बातें जो है चिट्ठी के माध्यम से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय और CM मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चिट्ठी के माध्यम से बंद लिफाफे में पहुंच जाएगी। अच्छा, एक खबर ये आ रही है कि आज जो है एक लिफाफा कुछ जगहों पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस पे लिखा हुआ है अतीक अहमद और वो बातें कही थी अशरफ ने, तो उस बारे में कितनी सच्चाई है? क्या आपकी तरफ से कोई चिट्ठी कहीं भेजी गई है? नहीं, मेरी तरफ से ऐसी कोई भी चिट्ठी नहीं भेजी गई है, नहीं मेरे पास कोई ऐसी चिट्ठी है, ना किसी चिट्ठी की जानकारी है। तो ये जो बातें सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं आप उसका खंडन कर रहे हैं और आपके नाम से ही चलाया जा रहा है वो कि आपने भेजी हैं, तो आप उसका खंडन कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम उसका खंडन करते हैं। मेरे माध्यम से ऐसी कोई भी चिट्ठी जो है नहीं किसी को दी गई है, नहीं मुझे इस चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी दी गई। ये भी जो अगर चिट्ठी कहीं पे ऐसे फैली है या कोई ऐसे रूमर उड़ रहा है तो बिल्कुल गलत और फेक है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP नेटवर्क, प्रयागराज। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों हमलावरों को प्रतापगढ़ जेल अब शिफ्ट कर दिया गया है। तीनों हमलावरों को सुरक्षा कारणों के चलते नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि नैनी जेल में ही अतीक अहमद का बेटा अली अहमद भी बंद है। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि तीनों हमलावरों पर बदले के लिए हमला किया जा सकता है। दोपहर 12 बजे तीनों हमलावरों को नैनी जेल से निकालकर प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया है। उधर खबर है कि प्रयागराज की नैनी जेल में बंद अतीक अहमद का बेटा अली अहमद बदहवास हालत में है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद से वो लगातार चिल्ला रहा है, चीख रहा है। इधर उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। पुलिस को गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली है। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम के घर को ढहाने की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यहाँ एक नया नोटिस चस्पा कर दिया है। इस नोटिस में लिखा हुआ है 3 अप्रैल को ये नोटिस लगाई गई है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर 15 दिन के अंदर इस अवैध निर्माण को, यानी जो ये आप 3 मंजिला घर देख रहे हैं, अगर इसको खुद नहीं गिराया गया तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण इसे खुद गिरा देगा, इसको ध्वस्त कर देगा। कहा जा रहा है कि अगर 18 दिन में नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो प्राधिकरण घर को ढहा सकता है। अतीक अहमद हत्याकांड की जांच के लिए यूपी पुलिस ने 2 SIT का गठन किया है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी कि SIT करेगी। यूपी के DGP RK विश्वकर्मा ने इस मामले में 2 SIT गठित की हैं। पहली SIT को प्रयागराज जोन के ADG भानु शंकर लीड करेंगे। इसमें प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और FSL के निदेशक शामिल होंगे। दूसरी SIT को अपर पुलिस उपायुक्त क्राइम सतीश चंद्र हेड करेंगे। टीम में ACP सत्येंद्र तिवारी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सिंह को भी शामिल किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है। जांच हो रही है, जांच का विषय आने दीजिए। कई विषय संदेह के घेरे में है। आखिर कौन कौन इस प्रकार के लोग थे जो अतीक अहमद ने क्या बोला है, क्या कबूला है, वो बाहर ना आ जाए।
तो ये सब जांच का विषय है, आने दीजिए। इसके पहले यूपी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय की अध्यक्षता में पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी को बतौर सदस्य आयोग में शामिल किया गया है। आयोग 2 महीने में पूरे मामले की जाँच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सपा के पूर्व लोकसभा सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ने पर फिर से एक बार उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। रविवार शाम इफ्तार के बाद आजम की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आजम का परिवार उनके साथ अस्पताल में है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है। एक टीम उनके स्वास्थ्य पर निगाह बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान एक बार फिर से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुए। मैं इस वक्त सर गंगाराम अस्पताल के बाहर ही मौजूद हूं और बताया ये जा रहा है कि यहां पे आजम खान को सुबह 3 बजे लाया गया था और फिलहाल अभी वो MIS सर्जरी डिपार्टमेंट में भर्ती हैं। डॉक्टरों की देखरेख चल रही है। फिलहाल अगर बात करें तो आजम खान के साथ यहाँ पे उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी आई हुई हैं। बता दें कि 20 मई 2022 को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। सीतापुर जेल में भी आजम की 2 बार तबीयत बिगड़ी थी। दोनों बार उन्हें लखनऊ के मेदांता में भर्ती कराया गया था। 2021 में आजम खान कोरोना संक्रमित भी हो गए थे। गौरतलब है कि आजम खान रामपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 10 बार विधायक रहे हैं, लेकिन भड़काऊ भाषण देने के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सभी 7 मामलों को एक साथ सुनने का आदेश जारी किया है, जिसका सीधा मतलब है कि सभी मामलों में अलग अलग सुनवाई नहीं होगी। वो सारे मुकदमे हमारे प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्होंने सारा मुकदमा का इकट्ठा करने का विचारण करेंगे और उसमें गुण दोष का विचार करके ही कोई आदेश भविष्य में पारित करेंगे, लेकिन यह प्रथम चरण की जीत हमारी है। दरअसल इससे पहले हिंदू पक्ष की ओर से याचिका लगाई गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के स्वामित्व और श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाए, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। अब 21 अप्रैल को जिला अदालत अगली सुनवाई करेगा। दोबारा अपना पक्ष रखा जाएगा, एप्लीकेशन भी लगाई जाएगी कि क्या सबको साथ किया जाना है या नहीं। ये सवाल आज भी बरकरार है। फाइलें मंगा ली गई है देखने के लिए कि क्या न्याय संगत होगा या नहीं होगा, लेकिन फाइलें अभी अलग अलग हैं। इस बीच ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने को खोलने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को 18 अप्रैल को संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर सौहार्दपूर्ण फैसला करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 21 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि 13 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में कथित रूप से शिवलिंग पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया था। कर्नाटक में भाजपा को बड़ा झटका देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और कर्नाटक अध्यक्ष डीके शिवकुमार की मौजूदगी में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। शेट्टार कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था। उस समय अपने अगले कदम के बारे में बात करते हुए शेट्टार ने दावा किया था कि अब उनके लिए सभी विकल्प खुले हैं। हालांकि सोमवार को उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जगदीश शेट्टार को भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, जिससे वो नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदीश शेट्टार के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे इसी प्रकार के माहौल बनते जा रहे हैं। कर्नाटक की बारी है, वहाँ 40% कमीशन से लोग त्रस्त हैं और 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं ताकि भ्रष्ट सरकार से निजात मिल सके। हालांकि भाजपा ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बात कही। पार्टी ने बहुत कुछ दिया, कार्यकर्ताओं को भी स्थान मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव में भाजपा ने उन्हें अब तक टिकट नहीं दिया था और न ही उनकी उम्मीदवारी पर कोई फैसला किया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रयागराज में अतीक अहमद पर एक ऐसा बयान दिया जिससे वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। तेजस्वी यादव ने पुलिस की सुरक्षा के बीच अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के जनाजे को भारतीय संविधान का जनाजा करार दिया। बयान देते हुए माफिया अतीक को जी का संबोधन लगा दिया। अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा सांसद सुशील मोदी ने निशाना साधा। बिहार में जहरीली शराब के सेवन से मारे गए लोगों पर आंसू नहीं बहाने का आरोप भी लगाया। तेजस्वी यादव के राज में 30 दलित पिछड़े वर्ग के लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। उन पर उन्होंने आंसू नहीं बहाया।
और एक गैंग वार में गैंगस्टर मारा गया, ऊपर लोग आंसू बहा रहे हैं। अतीक को दिए संबोधन पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए हैं। जो पहला हत्या करता है 17 साल की उम्र, उसकी हत्या गैंग वॉर में हो जाती है, उसके लिए लोग आंसू बहा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यूपी की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि कोई भी जेल जाएगा तो क्या उसकी हत्या कर देंगे? ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।